मैं हूं यहाँ पर इस वक्त पूसा में लगे हुए कृषि विज्ञान मेले में, जहाँ पर ख़ास तौर पर वैज्ञानिकों द्वारा लगाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है कि कैसे आप किस चीज़ की खेती कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि आम की सघन बागवानी की गई है। इसके लिए हम खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर संजय हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं फल एवं उद्यानिकी संभाग के। इनसे जानते हैं कि अगर आप आम की सघन बागवानी करते हैं तो आपको कौन सी किस्म लगानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी फसलें आप साथ में लगा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रदर्शन क्षेत्र में हम लोगों ने आम को अपना मुख्य फल बना के यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और यहाँ जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग है, ये किसान को करना ही पड़ेगा कि आने वाले दिनों में आपकी प्रोडक्टिविटी इसी से बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ जो और तकनीक है, जैसे ड्रिप सिंचाई है, साथ ही जो इंटरक्रॉपिंग है, ये सारी टेक्नोलॉजी उसी को दर्शाती है कि किसान के आय को कैसे बढ़ाना है। और उसी को मद्देनजर हम रखते हुए हम लोगों ने कई फलों का यहाँ पे प्रदर्शन क्षेत्र में लगाया हुआ है। आम में हम लोगों ने जो हमारी यहाँ की नई किस्में हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड हैं, जो कलर्ड हैं, और ये वो हैं जिसे हम बाहर देशों में निर्यात कर सकते हैं। अब बाहर के देशों में वैसे फल चाहिए जो आम वैसे हो, जो कम मिठास वाले हों, खटास हो, भंडारण क्षमता उसमें अच्छी हो, और साथ ही ये विदेशों में जा सके जहाँ लोग इसे खा सकें। बहुत मीठा आम विदेशों में नहीं खाया जाता है, तो इसलिए इस तरह से इन संकर किस्मों का हम लोगों ने बनाया है। और उसमें भी अब किसान जो है उन्हें लगाता है, तो ये नहीं है कि आपने लगा दिया और 4 साल 5 साल तक आप रुके हुए हैं कि उसमें क्या करें। पहले किसान 10 मीटर पे लगाता था, अब हमें उसे घटाकर 4.5 3 पे लगा दिया है। रो में हमने 4.5 रखा हुआ है जिससे कि ट्रैक्टर में हो सके। वहाँ भी कोशिश ये रहती है कि उसमें कोई अंतर फसल ले, और सब फसलें के में जैसे आप कोई सी पालक ले लो, लेटस ले लो, क्या कहते हैं जैसे आप गार्लिक ले लो, अनियन ले लो, इस तरह की ऐसी फसलें ले, मेथी ले लिए, कोई सागनुमा ले लिए, जिससे कि साल भर उस जगह का भी यूज़ हो जाए, साथ ही वहाँ से किसान को कुछ ना कुछ आय शुरुआती दौर में मिल जाए। और इसके साथ ही हम लोग जो हमारी एक पुरानी किस्म है, जो एकदम बौनी किस्म है, आम्रपाली को भी हमने दर्शाया है, जहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि अगर उसमें हम कोई अंतर फसल लेते हैं, प्रायः आम्रपाली जो है 2.5 साल में फल देना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ भी एक गुंजाइश है कि आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाना है तो आपको इंटर क्रॉपिंग लेनी ही पड़ेगी। और साथ ही ड्रिप पे ले जाते हैं तो आपकी जो है, जो भी उसमें जो आप नेचुरल रिसोर्सेज है, जब सिंचाई हो, न्यूट्रिएंट लगाना है, वो ये सारी चीज़ें बच पाती हैं और इसे काफ़ी एफिशिएंटली आप यूज़ करते। साथ ही एक चौथा हमारा प्लॉट हमने जो दर्शाया हुआ है, यहाँ पे जो है विभिन्न नींबू वर्गीय जो फल है, आप इसमें जानती हैं, जैसे स्वीट ऑरेंज है, कीनो है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, ये इत्यादि को हम लोग लगा के ये देखा है कि किसान इन्हें अगर लगाता है तो साल भर उस प्लॉट में कोई ना कोई फल जो है उसे प्राप्त होते रहता है, जिसे वो मार्केट में भेजकर अच्छी आय कमा सकता है। साथ ही वहाँ भी ड्रिप सिंचाई और अंतर फसल ये चीज़ें ले सकता है, जिससे कि उसे साल भर कुछ ना कुछ कमाई मिलती रहे और फसल वो चेंज करके, और इसमें कम से कम 2.5 गुना उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है शुरुआती दौर में ही। साथ ही एक हम लोगों ने अमरूद का बाग लगाया हुआ है, वहाँ भी 3-3 मीटर है, 2.5-2.5 मीटर पे पौधे लगाए गए हैं। और उसमें जैसे कुछ फल होते हैं, जैसे पपीता है, साथ ही जो आड़ू है, पीच है, ये इत्यादि, साग है, मेथी है, इन्हें हम लगाकर एडिशनल इनकम वहाँ भी ले सकते हैं। और उसमें ध्यान देने वाली ये बात होती है कि जब भी किसान कोई भी इंटरक्रॉप लेता है तो यह ध्यान रखें कि जब जैसे आम है, अगर उसमें जो फल आने की एज अवस्था में आ जाए तो देखा जाए जब उसमें पुष्पन होना है तो उसमें पानी जो सिंचाई जो आप इंटरक्रॉप को देना चाह रहे हैं वो उसके व्यवधान पैदा ना करें। नहीं तो अन्यथा ये होता है कि ड्रिप तो लगा लेते हैं लोग, लेकिन वो सिंचाई साल भर करते हैं, जो गलत चीज़ है। वो जब फूल उसमें आना होता है तो उससे 1 महीने पहले सिंचाई रोक दें, और रोकने से ये होगा कि उसमें पुष्पन हो पाएगा, और जब फल मटर के दाने के आसपास के बन जाए तब सिंचाई वापस देना शुरू करें। ये पद्धति आपको, चाहे वो नींबू वर्गीय फल हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो आम हो या कोई अन्य फल हो, वहाँ आपको ये देखना है कि जब भी इंटरक्रॉपिंग लेंगे या ऐसा फसल लेंगे तो आपको ये सावधानी बरतनी है। और साथ ही देखना है कि जब भी आप उसकी हार्वेस्टिंग करते हो या जो अगर ट्रैक्टर चलवाते हो तो वो उनकी जड़ों को नष्ट ना करें, क्योंकि काफ़ी वजनी होते हैं ये इम्प्लीमेंट्स। तो इनको जब फार्म ट्रैक्टर्स चलते हैं तो उनसे भी जड़ों को टूटता है, तो उसको काफ़ी पौधे मरना भी शुरू करते हैं।
मैंने सघन बागवानी के लिए करनी है तो आपको छोटे ट्रैक्टर रखने होंगे, बड़े जो ट्रैक्टर होते हैं उनको नहीं लेते हैं। और ये आपको दोनों चीज़ के लिए फ़ायदा करते हैं कि एक तो आपके जो फल लगाया उसमें आप उसे जो निराई गुड़ाई करना है या हल्की जो जो जोतना है वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। साथ ही जो सब्जियां लगाते हैं उनमें भी ये काफ़ी कारगर होता है, या रोटावेटर चलाना हो या और भी छोटे जो इम्प्लीमेंट्स लगा के चलाना है, छोटे ट्रैक्टर को ही यूज़ करते हैं तो बड़े अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और ये सारा जो प्रदर्शन क्षेत्र है, यहाँ हमारा प्रयास ये रहा है कि जो कुछ भी किसान लगाना है तो शुरुआत के ही दौर से उसे कुछ ना कुछ मिलना, आय शुरू हो और वो साल भर कुछ ना कुछ उससे कमाए। ये हमारा प्रयास रहा है कि उन्हें जो भी हमारे जो नए एडवांस टेक्निक है ये सारा उन्हें दिखाएं, और साथ साथ वो यहाँ आके हमसे जो भी परामर्श लेना चाहते हैं, पौध की उपलब्धता कहाँ है, इसमें अगर हम बायो फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं जहाँ पे उनको पोषण के रूप में कुछ तत्व जो है उसको उनका अगर उन्हें बचाना है तो वो कहाँ मिलता है, कौन से खाद, कोई रोग अगर उनको दिख रहा है या यहाँ पे कोई रोग आता है तो उससे कैसे बचाव करना है, कोई कीट है तो उससे कैसे बचाव करना है, ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। साथ ही जिस क्षेत्र में जो सी भी किस्म है, किस पर्पज़ के लिए लगाना चाहता है, वो अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए लगाना चाहता है या एक्सपोर्ट करना चाहता है या ऑर्गेनिक में करना चाहता है, किस तरह की खेती वो करना चाहता है। अगर शुरुआत के दौर से ही वो अगर तैयार है तो सारी तकनीक हमें उन्हें बता रहे हैं कि वो देखे, समझे और यहाँ से जो सीख के जाता है अपने क्षेत्र में लगाए। पहले छोटे पैमाने में करके देखे, फिर उसको बड़े पैमाने में और भी किसानों को बताए और उसका प्रसार हो, तो इससे सारे क्षेत्र में इससे फ़ायदा होता है। जी, तो पूसा संस्थान आए, सीखें कि कैसे आप सघन बागवानी कर सकते हैं, फलों के साथ कैसे आप साल भर सब्जियां भी ले सकते हैं और क्या क्या आपको एहतियात बरतनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो तमाम बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ देख रही हूँ कि दूरी का विशेष ध्यान रखा गया है। कितनी कितनी दूरी पर, मतलब बीच में सब्जियों के पौधे लगे हैं, फिर फल के लगे हुए हैं, तो ये कितनी कितनी दूरी होती है जिसका खास ध्यान रखना चाहिए किसान को? जैसा कि बताया, दूरी हमेशा कोई भी फल लगाते हैं उसके ओजस के ऊपर रहता है। ये जैसे अगर आम लगा रहे हैं तो अम्रपाली किस्म है, वो बौनी किस्म है, तो उसे तो हम 2.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, 3 मीटर पे भी लगा सकते हैं। अन्य जो हमारी जो कम ओजस्वी किस्में हैं उसे हम 6 मीटर या उससे कम होता है तो 5 मीटर पे लगवाने की कोशिश करते हैं। और ये इसलिए है कि सिर्फ लगाना ही नहीं है, इसको फिर जब 9वें 10वें साल में जब इसमें फल आने शुरू हो जाती हैं तो इसमें हल्की काट छांट ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर उसमें कैनोपी में अगर लाइट ही ना जाए तो उसमें पुष्पन भी कम होगा और जो फल भी बनेंगे बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले नहीं बनते हैं। तो गुणवत्ता को अगर आपको बनाए रखना है, उसमें नियमित पुष्पन भी होना है और ढंग के क्वालिटी के आपके फल पैदा करने हैं, तो उसमें हल्की काट छांट और उसके साथ साथ जो फफूंदनाशक जो अगर आप काटते हैं तो उसमें बेचते हैं आप उसको, तो उसमें साथ ही कोई फंजिसाइड जो होती है फफूंदनाशक उसका छिड़काव कर देते हैं जिससे कि पौधे को नुकसान ना हो और कोई उसमें फफूंद का भी अटैक ना हो, और इससे आप पौधे को हल्की काट छांट करना ज़रूरी होता है। और ये सभी जितने जैसे नींबू वर्गीय है फल, जैसे अंगूर में करते हैं, आम में भी हल्की हम जो तुड़ाई के बाद जो है उसमें करते हैं, और उसके बाद फिर पोषण नियंत्रण करना होता है, साथ ही जो आपके ड्रिप सिंचाई है, ये सारी चीज़ें हम लगा के उसमें दिखाते हैं। देश से बाहर निर्यात में एक कड़ी समस्या जो आती है बहुत ज़्यादा किसानों के सामने आती है कि रसायनों कीटनाशकों का या तो अति से ज़्यादा इस्तेमाल होता है या कुछ ऐसे कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है जो भारत से बाहर बैन है। ऐसे में विदेश में निर्यात नहीं कर पाता किसान। कौन कौन से कीटनाशक हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या अति से ज़्यादा बहुत खतरनाक होता है, उसके बारे में भी थोड़े सुझाव किसानों को दें कि वो किन किन कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करें या कितनी मात्रा में करें? बिल्कुल, अब फल उत्पादन में तो इसका बहुत ही खास कहूँ को स्थान है कि कीटनाशक या फफूंदनाशक या कोई से भी ऐसे जो तत्व हैं जो आप इसमें डाल रहे होते हैं, तो इसमें किसानों को ये ध्यान रखना है कि उसकी वेटिंग पीरियड, क्योंकि हम फल सीधा ताज़ा खाते हैं, सब्जियों को तो हम उसको पका के खाते हैं, बहुत सलाद ना हो, तो उसमें जो भी छिड़काव करते हैं हम, जो भी दवाओं का हम चयन करते हैं, ये जो हमारे सरकारी शोध संस्थान है या ICAR है या जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनसे अनुमोदित जो भी उसके जो प्रणाली है या दवा है उसके बारे में बताया जाता है, उन्हीं को लें। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कई बार किसान होता है जो दवा कंपनियाँ वो जो कुछ भी ला के बेचती हैं उसको कितने मात्रा में डालना, पहले उनको यही नहीं पता होता, वो अंदाज से जो है 1 ml 2 ml डाल के पौधे पे डाल देते हैं, जो बहुत ज़्यादा रेसिड्यू रहता है। और वहाँ जब ऐसे फल आप अगर सोचें कि मैं एक्सपोर्ट कर लूँ, नहीं, आप नहीं कर सकते, उसमें रेसिड्यू बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही जब आप फल उत्पादन करने के बाद तुड़ाई हो जाती है तो उसकी सैम्पलिंग करके जो रेफरल लैब्स होती हैं
जैसे पुणे में हमारा अंगूर के लिए बहुत ही मैंने कहूँ कि वर्ल्ड का बेस्ट लैब है, वहाँ पे जितनी कम से कम 50 के आसपास जो केमिकल्स हैं उनकी रेसिड्यू लेवल उसमें सर्टिफिकेशन लेने के बाद ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह और भी अनेक क्रॉप है जो आप वहाँ भेजकर, ये पेड सर्विस है, गवर्नमेंट की लैब है, हमारे संस्थान की मतलब हमारे परिषद की लैब है ये, और वहाँ पे लेकर सर्टिफिकेशन लेके आप कोई भी फल है जो है आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ आप तो ऑर्गेनिक, अगर जैसे नीम की तेल कहें या नीम की खली का पानी कहें या और भी है जो बॉटेनिकल्स हैं, जो प्लांट सोर्स होते हैं, इनको अगर लेकर आप खेती करते हो तो ये एक अच्छी बात ये होती है कि इनका प्रभाव आपके उत्पाद पे कम रहता है, रेसिड्यू भी कम बनता है, और साथ ही ऐसे फल जो हैं ये आप मार्केट में या एक्सपोर्ट के लिए भेज सकते हैं। और साथ ही जो किसान भाई है जो जैविक पद्धति में घुसते हैं या उनको अपनाया हुआ होता है, तो उनमें जो पूरी पद्धति जो बताई जाती है, या अपेडा जो अपेडा जो हमारा एपेक्स जो इसका जो इंस्टीट्यूशन है वो बताता है कि किस तरह से आपको करना है, किस तरह की डब्बाबंदी करनी है, किस तरह का पेस्टिसाइड यूज़ करना है, किस तरह के खाद आपको तैयार करने हैं। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक आपके फार्म पे तैयार होती हैं, उसका प्रशिक्षण आप कर लेते हैं। किन्हीं भी रिसोर्स संस्थान में जाएंगे, राज्य जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से आप सीख सकते हैं, और यहाँ से ये जो आप तकनीक सीखते हैं उन्हीं को अपनाकर आप कोशिश करें कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करें वो पूर्णतः उसको ऑर्गेनिक बनाएं। ये नहीं कि ऑर्गेनिक कर रहे हैं और उसमें आप कीटनाशक का भी उपयोग कर रहे हैं। कीटनाशक वहीं जो बिल्कुल जो कहता हूँ कि जो मतलब जैसे नीम का मैंने बताया जो सेफ है, जो उनमें बताया गया है उन्हीं को करना है, या गौमूत्र है या और भी पंचगव्य बनाते हैं लोग। मतलब जो कीटनाशक रसायन आपको सुझाए गए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, उनसे अलग ना करें, तो विदेश में निर्यात भी संभव है। एक और आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपने ये तो बताया कि क्या क्या लगा सकते हैं फलों के साथ, सब्जियां लगा सकते हैं, आपने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन फूल भी लगा सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लगानी है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ विशेष ऐसी एहतियात बरतनी होती है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो नहीं लगाने चाहिए और किसान लगाता है तो मुनाफा नहीं पाता। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आम आपने लगाया हुआ, आम आपका मुख्य फल लगाया हुआ है, उसके अंतः जगह पे अपने जो अंतर फसल में अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ आपने सब्जियाँ लगाई हैं, तो यहाँ मैं ऐसे फसल मना करता हूँ। जैसे आलू है, आलू इज़ ए हैवी फीडर क्रॉप, बहुत ज़्यादा वो फर्टिलाइज़र लेता है, तो ऐसे क्रॉप ना लगाएं जो आपके मेन फसल को डैमेज करे। वो क्या हो गए, सारे सूक्ष्म तत्व और सिंचाई जो जल है वो भूमि जल है वो भी ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो मेन आपके पौध की बढ़वार होती है वो रुक जाती है, और पता चला कि उसमें कोई ना कोई कमी दिखाई, कोई ना कोई विकार दिखाई देने लगते हैं। तो आपका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा जो मेन फसल है वो जल्दी तैयार हो, तीसरे चौथे साल में जो पहला उसमें आप फसल लेते हैं, जो कमर्शियल व्यावसायिक फसल लेते हैं, तो उसमें वो सुदृढ़ हो। और ये मैं हमेशा कहूँगा कि जैसे वहाँ पे जैसे सूरन है या ऐसा कह लें आलू है, इस तरह की फसलें जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेती हैं या उनमें उर्वरक की जो आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, उसे नहीं लेना है। उसे बेल वाली फसलें लगा सकते हैं? बेल वाली नहीं, वो बाउंड्री पे लगाएं या कतार में बाउंड्री पे लगाएं, वो बेहतर होती है। बेल वाली फसलों को हम लोग इसमें नॉर्मली जो है मना करते हैं। इसमें वैसी फसलें जो मल्टी कट हों, साग हो, मेथी हो, भिंडी हो, और कई भी चीज़ ले सकते हैं। इवन फलों के अंदर जो है सबसे बढ़िया होता है, आप अगर उसमें जैसे आप पपीता ले पाएँ, 2 रो पपीता का लगा सकते हो। इसी तरह हल्की जैसे आड़ू है ये ले सकते हो। ये चीज़ें जैसे जिनकी अपने की सीज़न उनमें कॉमन ना हो, मतलब उसमें थोड़ी अलग अलग सी भी हो और एक दूसरे को कोई कुप्रभाव ना डालें, तो इस तरह के फसल आपको लेने हैं। और वैसे बेस्ट है कि आप पत्तेदार सब्जियां लगाएं, पत्तेदार लें, सब्जियां लें, इस तरह का मैं इसलिए इनका सुझाव ये करता हूँ। और उसमें भी लेग्यूमिनस हो तो और बेहतर है, जो मिट्टी को भी सुधारेंगे, उनके जो गुणवत्ता को सुधारेंगे। और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आपको सीजन वाइज कुछ ना कुछ एडिशनल आमदनी देते रहती हैं। अन्यथा और भी अगर कोई क्रॉप लेते हैं तो उनमें सबसे गड़बड़ ये होता है कि आपका जो मुख्य फसल है वो बहुत ही रूखा सूखा और उसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म तत्व की कमी और सिकुड़ा सा दिखाई देता है, तो ये आपको रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका कि आपने बागवानी से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो दोस्तों डॉक्टर संजय ने आपको बताया कि आप अगर बागवानी करना चाहते हैं, आम लगाना चाहते हैं, नींबू या अमरूद लगाना चाहते हैं, तो सघन बागवानी आप किस तरीके से कर सकते हैं। कई ऐसी फसलें बताई जो साथ में लगानी चाहिए, कुछ ऐसी फसलें भी बताई जो नहीं लगानी चाहिए। निर्यात अगर आप विदेश में करना चाहते हैं तो किन किन कीटनाशकों का, रसायनों का इस्तेमाल आपको हद में करना चाहिए और कितना करना चाहिए, इसके लिए आप विशेष जानकारी कृषि विज्ञान केंद्रों से ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।